Hello friends, welcome to my YouTube channel New Learning. So today's we are going to start a new journey of physics as I promised you. So today's concept is of physics, means the chapter number 1 is force, means chapter number 1 is force. So today I will start the force. ठीक है, चैप्टर फर्स्ट जो है आपकी फिजिक्स की बुक का वो हम फोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं आज. ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फोर्स जो है वो बिल्कुल बेसिक है आपके लिए. ये फोर्स से जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, जितना भी फोर्स है, फोर्स आपकी बेसिक्स ऑफ फिज़िक्स है, बेसिक ऑफ फिज़िक्स. अभी आप क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, बिल्कुल बेसिक है ये. ठीक है, यदि फोर्स के बारे में आपको नहीं पता है तो आप किसी भी मैकेनिकल फिज़िक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे. ठीक है, पहली बात. ठीक, चलिए वो हमारे अभी मैटर का नहीं है, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया कॉन्सेप्ट, नई जर्नी फिज़िक्स क्लास 10th की. तो उसी के हिसाब से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फोर्स. तो पहली बात आप हमको ये बताइए कि ये फोर्स होता क्या है. चैप्टर तो पढ़ने चले जा रहे हैं हम लोग, लेकिन फोर्स होता क्या है. चलिए फोर्स की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर उसको समझाते हैं. व्हाट इज फोर्स? द फोर्स इज एन एक्सटर्नल, आई होप सो आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. द फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ, क्या बोला, इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल which tends the object to change its state. ठीक, ये हो गई आपकी फोर्स की डेफिनेशन. आपकी बुक में देखिए क्या लिखा हुआ, वो भी मैं आपके सामने रीड कर दे रहा हूँ. The force is an external effort in the form of push or pull which changes the change of state. ठीक, ये लिखा हुआ है. लेकिन मैंने आपको इतने शॉर्ट तरीके में, इतना अच्छे तरीके से मैंने डेफिनेशन को इमेजिनरी किया हुआ है, तो आप इसको बना सकते हैं. बहुत अच्छे से इसको हमने सजाया हुआ है, बहुत अच्छे से इसमें वर्डिंग लगा रखी है, जिसमें आप ये फोर्स की डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद कर लेंगे. इसमें एक सिंगल वर्ड भी मिस हुआ, एक सिंगल वर्ड भी मिस हो गया तो आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्शन का हो जाएगा. मार्क्स आपके डिडक्ट होने ही होने, क्योंकि इसमें पूरी बातें लिखी हुई हैं. चेंज इन स्टेट भी होता है, एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना पड़ता है. कैसा? पुश या फिर पुल, या तो खींचोगे या तो धक्का दोगे, है कि नहीं. चलो अच्छा, अब समझते हैं आखिर ये स्टेट क्या होता है. पहली बात ये देखते हैं कि ये स्टेट क्या है. स्टेट मतलब वो नहीं कि यूनियन टेरिटरी और स्टेट, 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी, उससे मतलब नहीं है. ये स्टेट यहाँ पे फिजिक्स के टर्म में जो स्टेट है वो आपकी है रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट या मोशन. स्टेट यहाँ पे दो तरीके की दिखाई गई, मोशन और रेस्ट पे. रेस्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन पे है. जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है, ये स्टेशनरी पोजीशन में है, तो ये इसकी स्टेट कैसी है? रेस्ट स्टेट में. ठीक, और जैसे ही हम लोग इसने बॉल को फेंका और ये रोल करते करते रोल कर रही है, करते जा रही है. ठीक है, यहाँ पे पहुँच रही है. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो इसकी स्टेट थी, जो यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ बॉल गई, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जब बॉल गई तो यहाँ पे स्टेट कैसा हो गया? ये हो गया स्टेट ऑफ मोशन. कैसे स्टेट में थी? मोशन स्टेट में थी. ठीक, आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी. चलिए आगे देखते हैं. फोर्स के बारे में आपने डेफिनेशन पढ़ ली, समझ लिया क्या कॉन्सेप्ट होता है. ठीक, अच्छा एक बात और बता देते हैं थोड़ी सी. ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये रेस्ट में है. कैसे में है? रेस्ट में. ठीक,
अब यदि इसमें फोर्स अप्लाइड होगा, यदि यहाँ पे हमने फोर्स लगाया इस पे, तो जो इसकी स्टेट है, जैसे यहाँ पे स्टेट ऑफ रेस्ट है, तो यहाँ पे इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, स्टेट चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टेट चेंज हो जाएगी। तो ये कैसे आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। ठीक, जैसे मार्कर रखा हुआ है, एक मिनट में समझाता हूँ। जैसे मार्कर रखा हुआ है, ये इसकी स्टेट अभी कैसी है, रेस्ट स्टेट पे। कैसी स्टेट पे है, रेस्ट पे। अब हम यहाँ पे इसको फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या इसकी स्टेट बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है। यहाँ पे ये इस स्टेट में कैसे था, रेस्ट में था। अब हमने फोर्स लगाना शुरू कर दिया, तो कौन सी स्टेट हो गई, मोशन स्टेट में हो गया, स्टेट ऑफ मोशन में चला गया। ठीक, अब ये बॉल है, ये कॉन्टीन्यूअस मोशन कर रही है। ठीक, चलती जा रही है। यदि ये चल रही है, तो यदि हम इसके अपोजिट डायरेक्शन से कोई भी फोर्स लगा दें, अपोजिट डायरेक्शन से कोई फोर्स लगा दें, तो इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे मोशन में है तो वो रेस्ट में हो जाएगी। यहाँ पे ये मोशन में थी, तो अब यहाँ पे रेस्ट में हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे आपने कोई बॉल फेंकी और वहाँ से हमने इसको बॉल को कैच कर लिया, पकड़ लिया बॉल को, जो पकड़ा तो वहाँ पे फोर्स लगाई। पकड़ने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा ना, ठीक है, मतलब उसको पकड़ लिया हमने, या उसमें एक क्या बोलते हैं, क्या लगा दिया, ऑब्स्टिकल लगा दिया, तो बॉल रुक जाएगी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको ये वाली बातें फील दे दिया होगा शायद मैंने, आपको समझ में आने लगी होगी आखिर फिजिक्स में बात क्या चल रही है। यदि आपको टीचर ने फिजिक्स पढ़ा रहा है तो उसको फील देना जरूरी है, वरना सब बेकार है। ठीक है, चलो अब देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। क्या बोला, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। क्या होती है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्योंकि जो फोर्स है इसका कॉन्सेप्ट आपके न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए इसका नाम, इसलिए इसकी यूनिट न्यूटन रखी गई थी। ठीक है, एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन हो गई। अब एसआई यूनिट न्यूटन है, तो इसका देखो सिंबल क्या होगा। अच्छा, लिख लेते हैं यहाँ पे, एसआई यूनिट कौन सी है, एसआई यूनिट है न्यूटन। ठीक, अब न्यूटन है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन देखो, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे, कैपिटल एन से। एसआई यूनिट क्या है, फोर्स की, न्यूटन है। कैसे रिप्रेजेंटेशन किया गया, कैपिटल एन से। ठीक, आगे बात समझ में। चलिए, ये हो गई एसआई यूनिट। अच्छा, 1 न्यूटन को एक्सप्लेन करना है तो क्या करेंगे, व्हेन द फोर्स अप्लाइड। 1 न्यूटन की डेफिनेशन अभी मैं लिखता हूँ, इसको रफ कर देते हैं। शायद आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई। और ये ध्यान रखिएगा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ओके, चलो देखो 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 देखो, 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन it is the amount of force, it is the amount of force by which an object make acceleration of 1 meter per second square and have a mass of 1 kilogram। ठीक, क्या बोला, it is the amount of force by which an object makes acceleration of 1 meter per second square and have a mass of 1 kg। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन करेगा और मास कितना लगाएगा, 1 kg का। आपने क्लास 9th में फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। एम ए क्या पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, कुछ ऐसा पढ़ा होगा। यहाँ पे F का मतलब होता है फोर्स, M का मतलब होता है मास, A का मतलब होता है
एसिलरेशन। क्या होता है? एसिलरेशन। ठीक, तो 1 न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, क्या बोला? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे 1 kg आपका क्या है? 1 kg जो है ये मास है। क्या है? मास है। 1 kg क्या है? 1 kg मास है। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? एसिलरेशन है। क्या है? एसिलरेशन है। ठीक, ये हो गई बात। चलिए आगे देखते हैं, कुछ इसी पे बातें और करेंगे। हम लोगों ने एसआई यूनिट पढ़ ली 1 न्यूटन। ठीक, अब पढ़ते हैं सीजीएस यूनिट। आप लोगों ने क्लास 9th में यदि ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं और यदि नहीं पढ़ी हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं कि भैया हमने ये सब नहीं पढ़ा है, आप इसका वीडियो बना दीजिए। ठीक, चलो देखो, पहले तो यूनिट्स देखो कितने टाइप की होती हैं, ये भी देख लो। यदि क्लास 9 में कुछ चमकेगा शायद आप लोगों को, एसआई, सीजीएस, एमकेएस। ठीक है, सीजीएस, एमकेएस और एसआई। ठीक, चलो इतना हो गया, बस इतनी होती है। चलो देखो, सीजीएस यूनिट पढ़नी है अपने को। कौन सी यूनिट पढ़नी है? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है ना, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। सीजीएस का मतलब देखना जरा, शायद कोई बताता हो ना बताता हो, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। सेंटीग्राम, सेंटीग्राम नहीं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ठीक, एसआई यूनिट में देखो क्या था? एसआई यूनिट इसकी न्यूटन थी ना? क्या थी? न्यूटन थी। ठीक, न्यूटन में क्या होता था? 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी तो लिख सकते हैं। 1 न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक, पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन कितना होता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी बहुत लोगों को बातें नहीं पता रहती है, इसलिए इसको भी देख लो। ठीक है, चलो ये भी हो गया होगा शायद। अब देखो, हम लोग सीजीएस यूनिट पढ़ रहे थे, सीजीएस यूनिट पढ़ रहे थे, सीजीएस यूनिट पढ़ रहे थे। चलो सीजीएस यूनिट पढ़ रहे थे, तो पहली बात का फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू ma। ठीक, मास इंटू एसिलरेशन। फोर्स की यूनिट क्या होती थी? मास इंटू एसिलरेशन। तो फोर्स की यूनिट क्या थी? फोर्स की यूनिट क्या रखेंगे पता नहीं भाई, फोर्स की यूनिट हमको नहीं पता। ठीक, तो मास कितना हो गया? यहाँ पे मास की यूनिट कौन सी? ग्राम, तो यहाँ रख दो 1 ग्राम। एसिलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है एसआई में, लेकिन यहाँ पे मीटर की जगह क्या आ जाता है? सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करते थे? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये होता है 1 डाइन के इक्वल। किसके? 1 डाइन के इक्वल। डाइन, वाई डाइन नहीं, चुड़ैल वाई डाइन। कौन सी? फिजिक्स वाई डाइन। ठीक है, ये होता है। या 1 डाइन को हम लोग लिख सकते हैं, 1 डाइन को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और देखो जरा, और देखना, रिलेशन बिटवीन डाइन एंड न्यूटन। रिलेशन बिटवीन डाइन एंड न्यूटन भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखना जरा, देखना 1 न्यूटन इज इक्वल टू, अब इन्हीं के टर्म में लिखूंगा, केजी को हम लोग ग्राम में चेंज कर रहे हैं, 10 टू द पावर 3 ग्राम। 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं, ये बन गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 10 टू द पावर 5 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओह सॉरी, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और ग्राम डाइन को क्या बोलते थे? डाइन को हम लोग बोलते थे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो इसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह डाइन लिख देते हैं। देखना जरा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, चलो छोड़ो, बेकार बात है। ठीक है, देखो, तो 1 न्यूटन की यूनिट क्या हो गई? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेरिवेशन। न्यूटन को हम लोगों ने चेंज कर दिया किसमें? डाइन में। ठीक है,
चलो ये रिलेशन शायद आपको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ, नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करिए, मतलब हाँ रिवाइंड करिए और पॉज करके एक बार देखिए क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोगों ने चेंज किया है, 1 न्यूटन को हम लोगों ने, 1 न्यूटन क्या होता था, किलोग्राम, किलोग्राम को हमने ग्राम में लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मीटर होता था तो मीटर को हम लोगों ने सेंटीमीटर में लिख दिया, और कुछ भी नहीं किया है, और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। चलो ये भी हो गया, रफ करते हैं, ठीक है। आ गया होगा शायद आ गया होगा, सबको आ गया होगा, बढ़िया बात है, आ गया तो अच्छा। फोर्स क्वांटिटी कैसी है, अब उसके बारे में भी देख लेते हैं। फोर्स क्वांटिटी कैसी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये आपके क्लास 10th के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं तब भी बता दे रहा हूँ, शायद कोई अच्छा लड़का होगा या जिसको इंटरेस्ट होगा नॉलेज में, तो शायद उसको समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और उसमें क्या होती है, डायरेक्शन होती है, क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में उसमें डायरेक्शन भी होती है। अच्छा, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू, क्या बोला, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होती है। डायरेक्शन में तुम्हारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अपवर्ड, डाउनवर्ड, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। और भी देखो, और ये तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। दूसरी बात, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें से मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, ये होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक, और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। चलो हो गया होगा, इतनी बात भी आ गई होगी शायद। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत मज़ा आ गया होगा शायद। चलो देखो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, और बुक में देखते हैं कौन से कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं जो रह गए हैं। अच्छा, मास क्या होता है, मास को देखो, मास और वेट को डिफरेंशिएट के फॉर्म में बताते हैं, ठीक है, डिफरेंस के फॉर्म में। मास को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात ये आ गई होगी शायद, ठीक है, ये भी आपको बात समझ में आ रही होगी। अच्छा देखना जरा मास का, मास क्या होता है, मास क्या होता है, मास होता है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मास of an object is defined as the matter या quantity, as the quantity of matter, as the quantity, चिंता मत करना, मैं बताऊंगा, सब लिखवा तो दे रहा हूँ अभी। quantity of matter, quantity of matter contained in the object, ठीक, ये हो गई मास की डेफिनेशन। अब देखना किसकी डेफिनेशन, वेट की डेफिनेशन देखना। The weight of an object, शायद आप लोगों को दिख रहा हो, नहीं दिख रहा होगा तो मैं हट जाऊंगा, ठीक है। The weight of an object on the earth, ठीक, is the gravitational pull, gravitational pull exerted on it, ठीक। W का एक फॉर्मूला देख लो, W इज इक्वल टू mg, ठीक, W इज इक्वल टू mg, और वेट भी एक टाइप का फोर्स है, ठीक है।
चलो इसको नोट कर लो आप लोग, चलो नोट कर लिया होगा। चलो देखो, मास इज एन ऑब्जेक्ट, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या बोला, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे एक कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मटेरियल पार्टिकल्स होंगे, जो उसमें जो वेट है, जो उसमें वेट नहीं बोलेंगे, जो इसमें जो इसका क्या है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मैटर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है, जितनी भी इसके अंदर क्वांटिटीज़ हैं उसमें भी कोई मैटर होगा, केजी में या ग्राम में, ठीक, उसको बोलते हैं हम लोग मास। इसकी एसआई यूनिट देखना, एसआई यूनिट ऑफ मास इज व्हाट, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। और देखो, और जो मैटर है वो तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और फोर्स, वेट की यूनिट मास इनटू, वेट इज इक्वल टू mg, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू, यहाँ पे g जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और m क्या है, यहाँ पे तुम्हारा मास है, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट बनाए जरा, देखना वेट की एसआई यूनिट बना दे रहे हैं, ठीक है। चलो इतना समझ में आया ना, इसको हम लोग ऊपर कहीं लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया होगा शायद आप लोगों को बात समझ में, ठीक है। वेट इज इक्वल टू mg, वेट इज इक्वल टू mg। चलो एसआई यूनिट क्या होगी, इसको देखो डिराइव करें, मास की यूनिट kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गई एसआई यूनिट, kg पर मीटर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही तो हम लोग न्यूटन बोलते थे, क्या बोलते थे, न्यूटन बोलते थे, याद है ना। और वैसे ही एसआई, और ये वेट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग वेक्टर और स्केलर के बारे में पहले ही आपको हम लोग बता चुके हैं ना, ठीक। तो इसको अभी आप लोग नोट कर लीजिए बहुत कायदे से, ठीक है। ये हम चीज़ें आपको बता चुके हैं कि क्या स्केलर होता है, क्या वेक्टर होता है। तो वेट का फॉर्मूला mg, ठीक है, एसआई यूनिट kg, यहाँ पे मास की, ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये आपके सीबीएसई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गदर इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लो, नोट कर लिया होगा, आई थिंक सो। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं किया हो तो आप रिवाइंड करके इसको कायदे से नोट करें और स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे बाद में नोट करें चाहे तुरंत नोट करें, वो आपकी प्रॉब्लम है, इट्स नॉट माई मैटर, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ओके। चलो आगे देखते हैं, द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। अभी जैसे हम लोगों ने बात करी, क्या बोला था, जो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, क्या बोला, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। अच्छा भैया, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं भाई ये लोग, तो यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल, यहाँ पे ग्रेविटेशन का मतलब समझ रहे हो, ग्रेविटी से कोई बात चल रही है, ग्रेविटी के बारे में कुछ चर्चाएं होंगी यहाँ पे। क्या बोला, ग्रेविटी के बारे में कुछ बात होने जा रही है, ठीक है ना। चलो, जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला बताया था, W इज इक्वल टू mg, तो ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही, वो वाली ग्रेविटी की नहीं, कौन सी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही, किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही, ठीक। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, 9.8 इंटू 10 टू द पावर 9.8 10 टू द पावर कुछ नहीं, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेट की यूनिट क्या हो गई, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स W, इसी को हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। मास की यूनिट 1 kg ले लो, ठीक, और एक्सेलरेशन की ले लो 9.8 क्या यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 9.8 kg मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं 9.8 न्यूटन। ठीक है, ये होती है। ठीक, आया कि नहीं आया? आया ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम। ठीक है, आया ना? आ गया? चलो बहुत बढ़िया, आ गया तो चलो ये हो गया। आगे देखते हैं। क्वालिटी कंटेंट में दे रहा हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट पे बात चल रही है यहाँ पे, हर एक कॉन्सेप्ट पे बात, हर एक कॉन्सेप्ट पे बात। चलो देखते हैं, कुछ जनरल स्टम्प पे बात करते हैं। फोर्स, फोर्स के टाइप्स देखना। फोर्स के दो टाइप होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? जिसमें जब फोर्स लगे तो फिजिकल कांटेक्ट हो। ये कभी बोर्ड में नहीं पूछी जाती है ना, किसी आईएससी में ना आईसीएससी में ना कभी सीबीएसई में। फिजिकल टच हो, कैसा हो? फिजिकल टच हो या फिर कांटेक्ट हो। ठीक है, और यहाँ पे आपका फिजिकल टच विदाउट फिजिकल टच है। ठीक है, विदाउट फिजिकल टच हो। कॉन्टैक्ट फोर्स के कुछ एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल आपका हो गया पुश, या नहीं पुश पुल ना लिखो, सीधा सीधा लिख देते हैं एफर्ट, लोड, ठीक, फ्रिक्शन, ठीक, फ्रिक्शन। और कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स होता है टच में, और आपका ट्रांसलेशन फोर्स, ठीक है, रोटेशनरी फोर्स। ठीक है, सब ये पूछे जाने वाली चीज़ें नहीं है, समझ लो। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में देखना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपके ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या आपको ग्रेविटेशनल फोर्स जब आपके ऊपर लगता है तो क्या कोई छूने आता है आपको? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लिख दो, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, यही होगा एग्जांपल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो और आगे देखते हैं कुछ, ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई हो तो बढ़िया ही है, नहीं बढ़िया है फिर रिवाइंड करके फिर देख लेना, है कि नहीं। चलो, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी मतलब सॉलिड बॉडी। पहली बात, सॉलिड होनी चाहिए। ठीक है, नॉन डिफॉर्मेशन, नॉन डिफॉर्म्ड होनी चाहिए। ठीक, और फिक्स्ड होनी चाहिए। ठीक, ये हो गई सॉलिड। नॉन डिफॉर्म्ड नहीं होता, नॉट डिफॉर्म्ड हो, जो शेप है वही शेप लिए रहे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। चलो, फिक्स्ड होनी चाहिए। ये चीज़ें हो गई रिजिड बॉडी के लिए। ठीक, आया, चमका, ठीक, बढ़िया बात। तो रिजिड बॉडी ये होती है, क्या होती है? ये होती है, ये होती है, ये क्या होती है? कुछ नहीं होती है। ठीक है, रिजिड बॉडी ही होती है। ठीक है, रिजिड बॉडी इफेक्ट, क्या हेडिंग भी उल्टा सीधा डाल रहे हैं यार आज। चलो देखो, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन रिजिड बॉडी, ऑन रिजिड बॉडी, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन रिजिड बॉडी। ठीक, क्या समझे? इफेक्ट कैसा होता है फोर्स का ऑन आ रिजिड बॉडी? दो कंडीशन होती हैं, या तो वो दो मोशन ये करती है, एक्सपेक्ट करती है। ठीक है, कौन कौन से उसको देखना जरा, कौन कौन से? पहला ट्रांसलेशन मोशन, कैसा? ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। और दूसरा आपका
रोटेटरी मोशन। अच्छा, अब ये बात बताइए, ये रोटेटरी और ट्रांसलेशनल मोशन क्या होते हैं? आपके बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ट्रांसलेशन मोशन होते हैं वो एक लीनियर मोशन लेते हैं। जैसे हम किसी ये ऑब्जेक्ट हैं, देखना जरा, ये एक रिजिड बॉडी है। देखो यार, डायग्राम भी नहीं बन रहा है। ठीक, ये एक रिजिड बॉडी है, सरिया है मान लो। ठीक, अब यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये सीधी सीधी बढ़ते चली जाएगी। तो इसका मोशन कैसा है? ट्रांसलेशनल मोशन है। यदि ये इधर से हमने फोर्स लगाया और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चली जा रही, मतलब एक सीधे, कोई भी घूमते घूमते नहीं, बिल्कुल सीधा चली जा रही है, तो वो तुम्हारी कैसी मोशन है? कैसी मोशन है? ट्रांसलेशनल मोशन है। ठीक, आया? आ गया होगा। चलो आगे देखो, आगे देखो। ये है, फिर से एक रिजिड बॉडी दे रहे हैं। देखना, ये एक रिजिड बॉडी। ठीक, ये हमने एकदम कॉर्नर पे इसको फोर्स लगाया, और जब हमने यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये हो गई पॉइंट ऑफ, रुको बता रहे हैं टर्म क्या बुक में लिखा हुआ है। ये है पॉइंट ऑफ, रुको कौन सा, ये जो है, ये पॉइंट जो मैंने उभार दिया है, ये है आपका पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोला? पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये क्या है? ये है आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये ठीक है, ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, ये फोर्स हमने लगाया, जब हमने यहाँ पे फोर्स लगाया तो देखो कौन सी कंडीशन बन रही है, दूसरे कलर मार्कर से दिखाएंगे। कुछ ये इस तरह बढ़ रहा है, यदि हम इसको घुमा देंगे तो ये पूरा ऐसे ऐसे कुछ सर्कुलर ही पाथ बनाएगा। कैसा पाथ बनाएगा? रोटेशनल मोशन एक्सपीरियंस करेगा। कैसा? रोटेशनल मोशन एक्सपीरियंस करेगा। तो ये कैसा मोशन है? रोटेटरी मोशन है। कैसा मोशन है ये? कैसा मोशन है? कैसा कैसा कैसा? रोटेटरी मोशन है। रोटेटरी मोशन है। ठीक, आया? ठीक, रोटेटरी मोशन है। चलो बहुत बढ़िया, इसको इरेज करते हैं। आपको बात ये भी समझ में आ गई होगी। चलो, आई गई होगी। बहुत आसानी तरीके से मैंने बता दिया, डायग्रामेटिकली बेस्ड। यदि मैंने कोई चीज़ बताई है, ऐसा होता नहीं कि जल्दी किसी को समझ में ना आए, समझ में आ जाती है। अब देखते हैं आगे क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। चलो बस, इस लेक्चर नंबर 1 इस इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स में, लेक्चर नंबर 1 में जो मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी है वो आपने क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 में पढ़ के आए हुए हैं। ये कोई बहुत ही ज़्यादा एडवांस बातें हम लोगों ने फोर्स के बारे में नहीं करी हैं, लेकिन ये जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, ये यदि आपको समझ में आ गया, यदि ये फुल्ली ग्रैस्प हो गया आपका, तो ये समझ लीजिए आपको फोर्स में फुल मार्क्स लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ठीक, यहाँ तक कि मैं फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी चैप्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक, चलिए, तो इसी के साथ साथ हम लोग लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्टरी पार्ट of this chapter force is completed today. So I hope so that you have grasped all the concept. If any concept is missing or
is not been grasped by you, so please give your views in comment section, or rather give your mails on. I am giving my email address here. Okay, so give your views in this email. For direct interaction. ठीक, आज मैंने अपनी मेल भी प्रोवाइड कर दी है आपको, तो ये रही मेल। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी हो डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट मैं आपको बता दूं, जो अभी कवर भी नहीं हुए होंगे उससे भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, ठीक, फॉर ICSE, CBSE क्लास 10th। क्लास 10, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो आप हमको बता सकते हैं, ठीक। क्लास 10 तक की कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा वादा है कि मैं विदिन 24 आवर्स आपका सॉल्यूशन, आपकी जो क्वेरी है वो फिनिश करके रहूँगा, ठीक है। चलिए ये है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। Also please like, share and subscribe to my channel and share my video to your friends. Okay, thank you very much. Thank you, पढ़ाई करते रहिए।